Hello students, welcome to CATCH25 Science Academy YouTube channel. This is Preetesh Mishra. I welcome you all. If you have subscribed to our channel, thank you very much. And if you have not, then do subscribe to this channel. If you are student of 11th 12th science और class 10 के अगर आप स्टूडेंट हो तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज इस चैनल पे हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं 11th 12th साइंस स्टूडेंट्स के लिए बेस्ड ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी. एंड रिसेंटली हमने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया है फॉर ग्रेड 10 स्टूडेंट्स. हमने एसएससी सिलेबस के ऑलरेडी साइंस 1 के 3 चैप्टर्स, साइंस 2 के 5 चैप्टर्स एंड प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड 5-6 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं. ऑल्सो आई हैव अपलोडेड वीडियोस ऑन साइंस 1 के कार्बन कंपाउंड चैप्टर पे, जिसके पास्ट ईयर पेपर सॉल्विंग मैंने किया है, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स व्हिच यू हैव इन योर ग्रेड 10 स्टूडेंट्स. करेक्ट है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ न्यू सीरीज वेयर वी विल बी रिकॉर्डिंग वीडियोस रिलेटेड टू सीबीएसई सिलेबस स्टूडेंट्स. And for CBSE students ये मेरा पहला वीडियो है which will be on life processes. Now life processes से आपका बायोलॉजी शुरू होता है इस सिलेबस में. अब इस वीडियो का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? I want you students to be very confident just before the exam. And how you can increase your confidence? By going through this video, because ये वीडियो डिटेल में आपका डिस्कशन नहीं लेने वाला हूं मैं. इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में क्विक तरीके से पूरा चैप्टर में आपके लिए रिवाइज करूंगा. You can go through this video and within 15 to 20 minutes you will be revising all the topics related to this chapter. So quickly let us start with this chapter, students. This chapter deals with these systems, and basically they have treated 4 systems overall over here in this chapter. They are dealing with nutrition, they are dealing with respiratory system, they are dealing with transportation, that is circulatory system, and finally they end up with excretory system. अगर हम ओवरऑल देखें तो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो 11 सिस्टम्स होते हैं स्टूडेंट्स, बट उन सारे सिस्टम्स को उन्होंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है. They have started with nutrition, and nutrition में उन्होंने कैसे शुरुआत की है? They have begun with क्लासिफाइंग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. हमने बेसिक लेवल से पढ़ाई करना शुरू किया है, जब से 6th 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी बार ये टॉपिक पढ़ रखा है कि न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं 2 टाइप्स के. वन इज ऑटोट्रोफिक एंड वन इज हेटेरोट्रोफिक. व्हाट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स? जहां पे ऑर्गेनिज्म खुद का खाना बनाता है, विच इज द एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल इज ग्रीन प्लांट्स. Then we have heterotrophic nutrition. What is heterotrophic nutrition? We are example of heterotrophic nutrition, जहां पे we derive our food from different sources. Correct है? Let us go into the detail of these 2 terms. First term is heterotrophic nutrition students. आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा है जहां पे उन्होंने लीफ को, एक पत्ते को ट्रांसवर्स सेक्शन से कट किया है, एंड उसके अंदर दे आर स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. अगर आपने 10th के बाद साइंस ऑप्ट किया तो आप साइंस में, बायोलॉजी में, दैट इज इन बॉटनी आई शुड से, इसी डायग्राम को डिटेल में पढ़ने वाले हो. यहां आपको उन्होंने डिटेल में डिस्कशन नहीं किया है, बट यस दे हैव डिस्कस्ड इन दिस डायग्राम ओवर हियर. यू कैन सी स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट, इसके बारे में अच्छी खासी डिस्कशन किया है. दे से दैट ग्रीन प्लांट्स का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, which is one of the cell components, क्लोरोप्लास्ट खाना बनाता है प्लांट के लिए. कैसे खाना बनाता है? सो क्लोरोप्लास्ट अंदर ले लेता है CO2 को एंड वाटर यूज करता है. अब CO2 कहां से लेते हैं प्लांट्स? दे टेक CO2 थ्रू देयर विंडो. प्लांट्स के विंडो को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम स्टोमाटा. सो स्टोमाटा के थ्रू CO2 की एंट्री होती है. वाटर को यूज करता है प्लांट्स, जो प्लांट ने ऑलरेडी अब्सॉर्ब कर रखे हैं रूट्स की मदद से. एंड CO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट विल गिव यू स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स. ये प्लांट्स को मिलता है. And in this process plants also give out oxygen again through stomata, और ये ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं. करेक्ट है. नाउ ग्लूकोज which is produced by the plants, that is green plants I should say, during photosynthesis is used by them also, and it is transferred to the next food energy level. मतलब जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, जो ग्रासेस खाते हैं, जो ग्रीन पत्तों को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, उन एनिमल्स में यही फूड आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एंड लेटर ऑन उनके लेवल से नेक्स्ट लेवल पे यही फूड चला जाता है. सो एनर्जी इस तरीके से ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द नेक्स्ट एनर्जी लेवल, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड सो ऑन स्टूडेंट्स. इस फिलहाल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. Next I'll move to the diagram of stomata, जो आपके बुक में दिया है. Stomata से they are trying to explain कि how these guard cells, as you can see over here, these are known as guard cells students. Okay, they can be bean shaped, they can be dumbbell shaped, especially in case of grasses. तो अगेन इसकी पढ़ाई आप कब करोगे? 11th स्टैंडर्ड में आप डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में. स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा जैसे मैंने आपको बोला
ये पत्तों में प्रेजेंट रहते हैं, एंड दैट टू उस सरफेस पे ज्यादा रहते हैं, नीचे के सरफेस पे, जो सरफेस सन की तरफ नहीं होता। उस सरफेस पे क्यों ज्यादा रहते हैं? बिकॉज स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट, एंड ऑल्सो स्टोमेटा के थ्रू ही ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है इनटू द एंड आउट ऑफ द प्लांट। सो प्लांट के लिए एक विंडो की तरह है जहां से प्लांट CO2 को अंदर लेता है फॉर फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर आपको ये डायग्राम दिया गया है आपके बुक में। नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं मैं स्टूडेंट्स। नाउ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में क्या क्या बोला गया है। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में दे हैव डिस्कस्ड कि फॉर हेटेरोट्रोफ्स, एनिमल्स जो दूसरों से अपना खाना डिराइव करते हैं, जो खुद से अपना खाना नहीं बनाते हैं, उनके लिए सोर्स ऑफ फूड कैसे कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सो सोर्स ऑफ फूड कैन बी स्टेशनरी लाइक ग्रासेस। जो एनिमल्स ग्रासेस खाते हैं, अब ग्रासेस तो यहाँ वहां भागते नहीं है, देयरफॉर बोला गया कि दीज आर स्टेशनरी सोर्स, वहीं पे रहेंगे, हमको जाके उनको खा लेना है। सो एनिमल्स जाके ग्रेजिंग जो करते हैं, वो एनिमल्स जाके घासेस को खा लेंगे। नेक्स्ट टाइप है ऐसे फूड सोर्सेस जो यहाँ वहां मूव होते रहेंगे, जैसे कि कार्निवोरस एनिमल्स जब भागते हैं अपने फूड के पीछे, लाइक डियर, इस केस में यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। सो डियर भी भागता है डर के अपनी जान बचाने के लिए। सो दैट इज अ सोर्स व्हिच इज मूवेबल कंटिन्यूअसली, इट कीप्स ऑन मूविंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, बट सच इज द नेचर। नेक्स्ट, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल। हेटेरोट्रोफ्स क्या करेंगे, या फूड मटेरियल को बाहर ही तोड़ देंगे एंड देन खाना खाएंगे, या फूड मटेरियल को एनगल्फ कर लेंगे और अंदर उनका ब्रेकडाउन होगा। सो दीज आर टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन योर टेक्स्ट बुक, and then you can say there are some other organisms also which will derive the nutrition from plants and animals without killing them. So they are known as parasites, जो कि आपको harm पहुंचा भी सकते हैं थोड़े बहुत लेवल पे, but they'll not kill you, but they'll keep on deriving nourishment, deriving nutrition from your body. Next students, now इन्होंने दो डायग्राम्स डिस्कस किए हैं आपके साथ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के रिलेटेड। पहला डायग्राम है अमीबा, हाउ अमीबा डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन। सो ओवर हियर यू कैन सी फूड पार्टिकल। स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये फूड पार्टिकल जो है, अमीबा विल derive this food, it will ingest this food particle by a process known as endocytosis. Endocytosis मतलब क्या? Endo means inside and cyto indicates cell. सो सेल के अंदर एंगल्फ कर लिया जाएगा फूड पार्टिकल, एंड जब फूड पार्टिकल अंदर आता है तो स्लोली वो एक कंपार्टमेंट के अंदर एंट्री मार लेता है और उसके आजू बाजू एक कंपार्टमेंट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में ग्रेजुअली जब फूड अंदर चला जाएगा तो फूड वैक्यूल में कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे जो उस फूड को तोड़ देंगे और अब ये फूड सेल का हिस्सा बन जाएगा। सो दिस इज हाउ अमीबा विल एंगल्फ द फूड। इट एंगल्फ्स द फूड, food is then compartment, it enters a compartment which is known as food vacuole, and the process is known as endocytosis, where after engulfing the food it is then digested gradually to become part of the cell. And then they have discussed human digestive system, which is also known as alimentary canal or digestive tract or gastrointestinal tract. As you can see on your screen students, over here I have explained you how food is taken into the buccal cavity, which is mouth. माउथ में फूड के साथ क्या होता है, दो तरीके का डाइजेशन होता है। फर्स्ट इज मैकेनिकल, एज यू कैन सी फूड इज कंटिन्यूअसली बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ टीथ, राइट है। आपका जो डेंटिशन है, जो आपके दांत है, वो आपके फूड को पहले तोड़ते हैं इनटू फाइनर पार्टिकल्स। ऑल्सो साथ में सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो सलाइवा रिलीज करते हैं। नाउ सलाइवा में यू हैव एन एंजाइम व्हिच इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करेगा स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। सो दो टाइप का डाइजेशन हो गया माउथ में, एक हो गया मैकेनिकल डाइजेशन जो टीथ ने किया, और दूसरा हो गया केमिकल डाइजेशन जो सलाइवरी अमाइलेज ने किया। देन ये फूड सलाइवा के साथ मिक्स होके बोलस, इसका नाम अब बोला जाएगा, इसको बोलस बोला जाएगा। बोलस विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ईजोफेगस, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स। ईजोफेगस इसको ट्रांसपोर्ट करता है स्टमक की तरफ, टुवर्ड्स स्टमक, बाय अ प्रोसेस नोन एज पेरिस्टालसिस। ईजोफेगस में डाइजेशन नहीं होता, ईजोफेगस इज जस्ट अ ट्रांसपोर्टिंग पैसेज, जहां से फूड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा स्टमक में। स्टमक में आने के बाद, नाउ आई शुड पिन पॉइंट ओवर देयर दैट स्टमक में एंट्री करने के पहले फूड को एक स्फिंक्टर, एक दरवाजे के थ्रू जाना होता है, विच इज नोन एज लोअर ईजोफेजियल स्फिंक्टर, which you will study in your 11th standard students, not over here. Now next, food after enters stomach, after it enters the stomach, it will again be mechanically as well as chemically digested. Stomach में different types of cells होते हैं, especially I should say gastric glands, जो cells होते हैं stomach के, वो रिलीज करेंगे different chemicals, जो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। उन chemicals की मदद से food will again be broken down, especially if I have to comment over here, I'll say
प्रोटीन्स का सबसे मैक्सिमम डाइजेशन यहीं पे होगा स्टमक में. स्टमक इज एन ऑर्गन वेयर कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा डाइजेशन नहीं होता, प्रोटीन्स का मैक्सिमम डाइजेशन होता है, फॉलोड बाय लिपिड्स. सम अमाउंट ऑफ लिपिड्स आर आल्सो डाइजेस्टेड. नेक्स्ट, after food leaves the stomach, as you can see over here, this part over here students, this part is small intestine. जो येलो पार्ट ये पूरा दिया गया है, this is small intestine. okay, small intestine में further digestion होगा. यहाँ पे अगर digestion नहीं हुआ तो that food cannot be digested further. ठीक है, so यहाँ पे majority of food materials digested हो जाते हैं और digestion उनका होके they will be absorbed into the blood in the basic form. छोटे छोटे फॉर्म्स जो होते हैं, सबसे बेसिक फॉर्म जो फूड मटेरियल्स के होंगे, लाइक प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स के शुगर, मोनोसैकेराइड्स एंड लिपिड्स के फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, इनका ग्रेजुअली अब्जॉर्प्शन होता है इनटू द ब्लड. आई शुड कमेंट ओवर हियर, फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के अब्जॉर्प्शन के लिए हमको बाइल एसिड्स की भी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, उस पर तो हम बाद में आएंगे. सो इनका जो अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसके बाद जो फूड मटेरियल बचेंगे, जो लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन. इस पार्ट में अब्जॉर्प्शन नहीं होता. वाटर कैन बी अब्सॉर्ब्ड ओवर हियर बट फूड मटेरियल्स आर नॉट अब्सॉर्ब्ड. सो दीज अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल विल पास आउट इन द फॉर्म ऑफ स्टूल के फॉर्म में बाहर फेंक दिए जाएंगे, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. नाउ आई विल कम टू द स्पेसिफिक पॉइंट्स ओवर स्टूडेंट्स. ओवर हियर एज यू कैन सी, फर्स्ट पॉइंट इज बक्कल कैविटी में सलाइवा रहता है, जिसमें सलाइवरी एमाइलेस, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, सलाइवरी एमाइलेस विल डाइजेस्ट carbohydrates only, they will not digest proteins or lipids. Next, esophagus में क्या होता है? Only peristalsis, no digestion at all. What is peristalsis? Smooth and rhythmic, smooth muscles को का rhythmic contraction and relaxation is known as peristalsis. उसकी वजह से क्या होगा? Peristalsis will cause transportation of food from buccal cavity towards the stomach. Next, stomach में क्या होगा? Stomach has many cells, especially gastric glands which will produce HCl, hydrochloric acid, mucus as you can see over here, and pepsin. Now hydrochloric acid and pepsin साथ में मिलके उनकी एक्टिविटी एक्सपांड हो जाती है, बढ़ जाती है, they become active. Pepsin is very very active. Pepsin is an enzyme students जो प्रोटीन को तोड़ता है, बट इस एंजाइम को काम करने के लिए एनवायरमेंट एसिडिक होना चाहिए. सो HCl का प्रोडक्शन भी बहुत बहुत जरूरी है. What is mucus? ये जो HCl है, ये खुद स्टमक के सेल्स को हार्म ना पहुंचा दे. जो एसिड है ये खुद स्टमक के सेल्स को हार्म ना पहुंचा दे. देयरफॉर म्यूकस इज लाइक अ प्रोटेक्टिव कोटिंग व्हिच इज अगेन प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. स्फिंक्टर्स आदि, जैसे मैंने दरवाजा आपको बोला, दो दरवाजे होते हैं स्टमक के पहले, कुछ यहां पे यू कैन इमेजिन, एंड स्टमक के खत्म होने के बाद, मतलब यहां पे कहीं पे. ये दोनों स्फिंक्टर स्टमक के पहले एंड स्टमक के बाद होते हैं, जो फूड को स्टमक के अंदर रखते हैं. आफ्टर अ टाइम वेयर फूड इज डिग्रेडेड डाउन टू स्मॉलर साइज, ओनली देन दीज स्फिंक्टर्स विल अलाउ द फूड टू गो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट पे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल. आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट है. लॉन्गर इन केस ऑफ हर्बिवर्स एनिमल्स एंड शॉर्टर रिलेटिवली इन केस ऑफ कार्निवर्स एनिमल्स. इट विल हेल्प, आई शुड से it demands help from pancreas and bladder. pancreas से बहुत सारे enzymes small intestine में एंट्री मारते हैं. यहाँ पे आपको दिखाई देखो डायग्राम में, pancreas से and gall bladder से. pancreas से कौन से enzymes आते हैं स्टूडेंट्स? all the enzymes needed for digestion of carbohydrate, lipids and fats also. These are certain enzymes which will gain entry. pancreas में उनका प्रोडक्शन होता है, बट वो काम कहाँ करते हैं? आके इंटेस्टाइन में काम करते हैं. सिमिलरली लिपिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को अब्सॉर्ब करने के लिए हमको बाइल की जरूरत होती है. तो बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लिवर में प्रोड्यूस होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और वहां से इनको स्मॉल इंटेस्टाइन बुला लेते हैं कि प्लीज हमारे पास आ जाओ और हमारे लिपिड्स को डाइजेशन हमने कर दिया है, प्लीज अब्सॉर्ब करने में हेल्प करो. सो आप इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को यू विल बी स्टडीइंग इन डिटेल अगेन इन योर 11th science in the topic human nutrition. Okay, I'll go to the next slide students. Respiration, the next system which we have dealt with is, they have dealt with in your CBSE class 10, this topic, life processes, is respiration. What is respiration? Respiration is inhaling of air, importantly oxygen. So कहाँ से inhale करेंगे? Through the nostrils into the nasal chamber. Nasal chamber से students nasopharynx, वहां से चले जाएगा laryngopharynx, oropharynx, laryngopharynx, and then larynx में जाएगा. larynx is also known as voice box और sound box, जहां से मेरी आवाज आ रही, that is from larynx. larynx से ये हवा या जो एयर आपने इनहेल किया है कहाँ जाएगा? ट्रकिया में जाएगा. ट्रकिया, ये देखो ट्रकिया में जाएगा. ट्रकिया से इट विल गो इनटू दी
रिस्पेक्टिव ब्रोंकाई, दैट इज लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। ब्रोंकस कहां पे एंटर कर देंगे? लंग्स के अंदर चले जाएंगे। ये आपने देखो यहाँ पे लिखा है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई इज अ प्लूरल टर्म, ब्रोंकस इज अ सिंगुलर टर्म। सो ब्रोंकाई में जाने के बाद ब्रोंकाई विल फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल स्टूडेंट्स, और पतले पतले होते जाएंगे। एंड ब्रोंक्यूल्स विल फर्दर एंड अप, ब्रोंक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्रेप्स की तरह दिखने वाले एल्वियोलाई में। अगेन एल्वियोलाई इज अ प्लूरल टर्म। एल्वियोलस, ये सिंगल जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं गोल गोल, उनको एल्वियोलस बोलेंगे। और ये पूरा एल्वियोलाई की तरह देखो बन चुका है, ये देखो पूरे एल्वियोलाई है। सो एल्वियोलाई में फाइनली ऑक्सीजन जाके बैठ जाता है। वहां से ऑक्सीजन विल जंप इनटू द ब्लड वेसल, एंड ब्लड में उस ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? वी ऑलरेडी नो, इट इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो है ब्लड में आरबीसीज होते हैं, आरबीसी को आप बोट समझिए। सो आरबीसीज आर द बोट ऑन विच वी हैव अ सीट। बोट के ऊपर एक सीट होता है, उस सीट का नाम होता है हीमोग्लोबिन। उस सीट पे जाके ऑक्सीजन बैठ जाएगा। सो ऑक्सीजन इज कैरिड बाय दिस बोट नोन एज आरबीसी बिकॉज इट अटैचेस टू द हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं स्टूडेंट्स। नाउ once this oxygen, what is the role of this oxygen students? अभी जो ऑक्सीजन मैंने अब्सॉर्ब किया, जो मैंने इनहेल किया मेरे ब्लड के थ्रू, आरबीसी के ऊपर जो हीमोग्लोबिन है, इट विल कैरी द ऑक्सीजन विद इटसेल्फ। दिस इज हीमोग्लोबिन, दिस इज ऑक्सीजन। कैरी किया गया ऑन आरबीसी। आरबीसी बैठ के ऑक्सीजन कहां चला गया? हर सेल के अंदर चला गया जो एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। सो ऑक्सीजन आई विल से विल वेट ओवर हियर। देखो ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन वेट कर रहा है। नाउ ऑक्सीजन का रोल समझने के लिए हमको एक दूसरी स्टोरी शुरू करनी पड़ेगी, विच इज ग्लूकोज वाली स्टोरी। सो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज जो है, जब आपने खाना खाया, अभी थोड़ी देर पहले आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, राइट? सो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज को अब्सॉर्ब किया जाएगा थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। अब ब्लड जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर आता है सेल के पास, इन सेम मैनर इट विल ऑल्सो ब्रिंग ग्लूकोज टुवर्ड्स द सेल। ब्लड इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वो ग्लूकोज को भी ट्रांसपोर्ट कर करके कहां तक लेकर आएगा? सेल के अंदर लेकर आएगा। सेल के अंदर this glucose will start breaking up by the process known as glycolysis. Glyco means glucose, lysis means breakdown. So glycolysis से glucose break होके बन जाएगा pyruvic acid, which is also known as pyruvate. कहाँ होता है ये? पूरा साइटोप्लाज्म में होता है। Once pyruvate is formed students, अब तीन चीजें हो सकती हैं। हम अगर चाहते हैं कि एटीपी प्रोड्यूस हो तो कौन सा चीज होना चाहिए? ये वाला, चेक करो ये वाला, है ना? सो क्या होगा? ये पायरुवेट को हम कहां ले जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। इन द माइटोकॉन्ड्रिया दिस पायरुवेट in presence of oxygen will be metabolized by various cycles which are known as Krebs cycle and ETC respectively to give you lots and lots of energy. To be very specific, I should say one glucose molecule will give you 38 ATP molecules. 38 ATP molecules. Again in 11th standard you're going to deal with these three pathways, that is glycolysis, Krebs cycle and ETC in detail. Now my next question, आप पूछोगे सर हमने ऑक्सीजन नहीं लिया या सपोज किसी सेल के पास ऑक्सीजन की कमी है, देन क्या होगा? सो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल जब आप भाग रहे हो मैराथन, तो आपके पास इतना ज्यादा कैपेसिटी नहीं है ऑक्सीजन इनहेल करने का, है ना? अपना ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है, हमारे पास कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है बिकॉज हमारा डिमांड बहुत ज्यादा है। एनर्जी हम ऑक्सीजन उतना ही ले रहे हैं बट डिमांड बहुत ज्यादा है एनर्जी का, तो इतना एनर्जी हम कैसे बनाएंगे? एनर्जी बनाने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, राइट है? बट इतना ज्यादा अगर मेरा डिमांड है एनर्जी का तो इतना ऑक्सीजन कहां से आएगा? सो दैट क्रिएट्स अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सो ये दूसरा प्रोसेस है जहां पे पायरुवेट का एक और, पायरुवेट के तीन नसीब होते हैं कि या उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो एनर्जी देता है, या पायरुवेट लैक्टिक एसिड बन जाएगा, या पायरुवेट को प्रॉपर एंजाइम्स मिले तो वो अल्कोहल में भी प्रोड्यूस हो सकता है, नॉट इनसाइड योर बॉडी, ये बाहर होता है। सो आपके बॉडी में जब आपके मसल्स, जब आप बहुत ज्यादा आपको ऑक्सीजन डिमांड होता है तब ऑक्सीजन की कमी की वजह से पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ये जनरली आप फील करो जब आप मैराथन कहीं भाग रहे हो तो आपके मसल्स में दर्द होने लगता है, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन स्टूडेंट्स। सो दैट इज in your muscles I have written over here. Now in absence of oxygen, यहाँ पे था lack of oxygen, यहाँ पे है presence of oxygen. So in absence of oxygen, if अगर ये बोलते हैं तो मैं उसको बोलता हूँ anaerobic respiration. करेक्ट है? ये वर्ड सुना है पहले? Anaerobic means absence of oxygen. So anaerobic respiration में ऑक्सीजन के absence में pyruvate is converted into ethanol plus CO2 plus energy. So this is in fact used for
fermentation process where ethanol is produced in industry, students. Okay, these are the pathways which I was talking about. ये मैंने image आपके textbook से नहीं लिया है, but it is just to make you understand. Glucose over here, students, is broken down into pyruvic acid by glycolysis. Check करो आप screen पे ध्यान से देखो. Glycolysis. Glyco means glucose. Lysis means breakdown. Glycolysis में while glucose is being converted to pyruvate, दो चीजें और बन रही हैं. चेक करो. NADH बन रहा है and ATP is also getting produced. Next. Pyruvate is converted to acetyl coenzyme A. This is by link reaction. This has no mention in your textbook, students. 11th standard में आप पढ़ोगे. And then further acetyl coenzyme will undergo Krebs cycle, also known as citric acid cycle, also known as TCA cycle. फिर से इस cycle में क्या क्या चीजें बनेंगी? CO2 बनेगा, ATP बनेगा, NADH and FADH2 बनेगा. So अब ये जो दोनों चीजें हैं NADH and FADH2, ये आपके ऐसी चीजें हैं जो और ATP आपको दे सकते हैं, but only if they are treated with oxygen. So आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन जो है वो इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विल हैपन वेयर इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू वेरियस मीडिएटर्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन टू रिलीज ATP, स्टूडेंट्स. अगेन ये पूरा प्रोसेस आपके बुक में नहीं एक्सप्लेन किया गया. दे हैव नॉट एक्सप्लेन दिस एंटायर प्रोसेस, बट दे हैव मेंशन्ड दीस टर्म्स, सो यू मस्ट नो दीस टर्म्स. ओके, next is students transportation, where they've again dealt with the transportation system. They've introduced you circulatory system. Now students, what happens is, generally if you ask students what is the function of heart, they will say purification of blood, oxygenation of blood, which is totally wrong. Heart is just like a pump. It will just pump your blood. It will just force your blood to where, in which direction? Question is in which direction? Two directions I would say. First, job of heart is to pump deoxygenated blood or impure blood towards lungs. lungs की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा. तो हमेशा हार्ट आपको पूछेगा कि आप उसको कौन सा ब्लड दे रहे हो. इट इज लाइक ब्लाइंड यूनिट, है ना. हार्ट ऐसा ब्लाइंड है. आप उसको ब्लड उसके हाथ में दिए, आपने बोला ये डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है, कहां भेजोगे? हार्ट विल से कि मैं इसको भेजूंगा लंग्स के पास फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड. नाउ यू आर almost out of school, so you should stop saying purification of blood. You should start saying oxygenation of blood. So when blood will move towards lungs, over there CO2 will be taken out of blood and oxygen will get mixed into the blood. Oxygen will come and sit on the seat called as hemoglobin, which is present on the boat known as RBCs. Next, this blood will again come back to heart. वापस हार्ट के पास आया. यहाँ पे आया था deoxygenated blood जो हार्ट ने ऊपर फेंक दिया. देन वापस ब्लड को क्या मिला? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये हार्ट कहां फेंकेगा, कहां पंप करेगा? सो हार्ट विल पंप दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्यूरिफाइड ब्लड towards different organs of your body, like kidney, like liver, like brain, etc etc etc. Understood? So देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिया है, राइट साइड हमेशा ये दिस इज द लॉजिक टू रिमेंबर स्टूडेंट्स. राइट साइड इज रॉन्ग, ऐसा लोग बोलते हैं, ये याद रखने के लिए. सो राइट साइड ऑफ योर हार्ट विल ऑलवेज receive deoxygenated blood. So deoxygenated blood, impure blood from all over the body will enter your right atrium, the upper chamber of heart. Atrium मतलब क्या? Upper chamber. Right atrium मतलब right side का upper chamber के पास कौन से blood vessels लाते हैं deoxygenated blood? So it is vena cava, superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus. Coronary sinus is an opening which brings deoxygenated blood to heart from heart itself. नेक्स्ट पे जाता हूं मैं. नाउ दिस deoxygenated blood enters into right ventricle, which is the lower chamber. Right ventricle से this blood will be pushed through pulmonary artery towards the lungs. यहाँ पे कहीं पे lungs के पास चले जाएंगे ये blood, and this blood will be oxygenated. Then oxygenated blood comes back to heart through pulmonary veins, students. जैसे ही हार्ट में आ जाएगा, कहाँ पे आएगा? Left atrium of heart. Oxygenated blood will come. This oxygenated blood will enter into the left ventricle and वहां से oxygenated blood will be pumped out through aorta, also known as systemic artery, throughout the body. Now यहां से हमको पढ़ना है different types of blood vessels also, जो आपके टेक्स्ट बुक में later on कवर किया गया है students. Now which are the types of blood vessels which we have in our body? If this is heart, students, ये देखो चेक करो. So this is over here, check my laser, students. This is right ventricle. This is left atrium. This is right ventricle. This is right atrium. This is left atrium. This is left ventricle.
सो दिस इज एन ऑर्गन सपोज, सो ऑर्गन से कोई भी ऑर्गन ले लो, लीवर ले लो, सो लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल एंटर द वेन्स, कैपिलरी में पहले आएंगे, कैपिलरीज से दे विल यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म वेन्यूल्स, and then vein will bring the deoxygenated blood towards the right atrium of your heart. From right atrium it will move through tricuspid valve into the right ventricle. वहां से through pulmonary artery it will go into the lungs. lungs में lungs के साथ exchange कब होता है, कौन से लेवल पे, आर्टरी के लेवल पे नहीं होता, आर्टरी को और पतला 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 होना पड़ता है, आर्टरी और पतला होगा तो बन जाता है आर्टेरियोल, आर्टेरियल और पतला होगा तो बन जाएगा कैपिलरी, कैपिलरी बहुत पतला होता है ना, कैपिलरी के थ्रू एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। सो कैपिलरी के थ्रू एक्सचेंज होगा, यहाँ पे क्या चीजें बाहर जाएंगी, CO2 जाएगा लंग्स में और लंग्स से O2 आएगा कैपिलरी में, फिर से अब कैपिलरी मोटा होने लगा तो क्या बन गया, वेन्यूल, और मोटा हो गया तो क्या बन गया, वेन। सो नाउ दिस पल्मोनरी वेन विल ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम ओवर देयर, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से पंप आउट होगा एओर्टा के थ्रू, ये देखो बॉडी पे आ रहा है। सो अगेन आर्टरी इज कमिंग बैक टू दी वेरियस ऑर्गन्स, आर्टरी फिर से थिन होगा बनेगा आर्टेरियोल, और थिन होगा बनेगा कैपिलरी, एंड कैपिलरी लेवल पे वापस से एक्सचेंज शुरू हो जाएगा ऑर्गन के साथ। दिस इज द एक्सचेंज रूट। ओके, नेक्स्ट छोटा सा एक पार्ट दिया आपके टेक्स्ट बुक में रिलेटेड टू प्लेटलेट। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स? इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कैसे? सपोज आपको कहीं पे ब्लीडिंग हो गया, कट हो गया, तो देखो खून आता है, बट कुछ देर बाद खून आना बंद हो जाता है। कैसे? थैंक्स टू योर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? एज यू कैन सी ओवर हियर, प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट इन योर ब्लड। जैसे ही कहीं पे इंजरी होती है, प्लेटलेट्स तुरंत उस इंजर्ड साइड को ब्लॉक कर देते हैं, सो दैट नो ब्लड इज लॉस्ट, or least amount of blood is lost, I should say. So platelets over here are helped by fibrinogen, fibrin, thread-like filaments, which will help in clotting mechanism. Again, we will be dealing in detail of this mechanism in 11th standard, not over here, students. Next, lymph. lymph के बारे में खाली इतनी चीज जान लो कि बेसिकली सपोज अगर ये है ब्लड वेसल, ठीक है, सो यहाँ से चीजें न्यूट्रिशन शुड गो इनटू दिस सेल, ठीक है। सो इफ न्यूट्रिशन यहां से निकल के यहां सेल तक जा रहा है, बट कुछ न्यूट्रिशन यहीं बीच में रह गए, सो इन न्यूट्रिशन को वापस से ब्लड में कौन लेकर आएगा? लिम्फेटिक सिस्टम लेकर आएगा। ऑल्सो लिम्फेटिक सिस्टम में देयर इज ह्यूज डिफेंस मैकेनिज्म, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, जो आप अगेन 11th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ाई करोगे। नेक्स्ट, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। स्टूडेंट्स, नाउ इन केस ऑफ प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन is dealt with the help of two complex tissues which are known as xylem and phloem. You have not been given these terms in your book, students, ठीक है, but I have kept this image so that अगर आपको जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको भी आपके बुक में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इनके कुछ कुछ टर्म्स दे हैव मेंशन्ड, लाइक वेसल्स फॉर जाइलम, दे हैव मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक। सो जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रकीज, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेंकाइमा। सिमिलरली फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सिव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स। जाइलम किस काम आता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। फ्लोएम किस काम का आता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपके बॉडी में ब्लड अकेला ट्रांसपोर्ट सिस्टम घूम रहा है, राइट है, बट आपके प्लांट्स में 2 होते हैं, एक खाली पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक सिर्फ फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो पानी के लिए बना होता है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है। एज यू कैन सी ओवर हियर, जाइलम, यहाँ पे चेक करो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। कहां से कहां? रूट से लेकर लीव्स की तरफ, ऊपर की तरफ, दूसरे डायरेक्शन नहीं। दिस इज वन वे ट्रैफिक, अंडरस्टूड। बट इफ आई टॉक अबाउट फ्लोएम स्टूडेंट्स, फ्लोएम इज अ 2 वे ट्रैफिक, जो ऊपर भी जाएगा नीचे भी। फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, बट नॉट इन केस ऑफ जाइलम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं। Also, they have given this diagram in your textbook, students, where they are indicating how exactly this process of transportation helps in transpiration. So, कैसा होता है? ये देखो, सॉइल के अंदर से, यहाँ पे लेजर पे ध्यान दो, सॉइल के अंदर से जो मिनरल्स एंड जो न्यूट्रिशन होते हैं, they get absorbed, dissolved in the water, and they are absorbed by the roots. वाटर के साथ साथ ये न्यूट्रिशन आते हैं प्लांट के अंदर। वाटर इज लाइक ट्रेन, या हवा की तरह, आई शुड से, बेस्ट एग्जांपल हवा। जैसे हवा अपने साथ साथ बहुत चीजों को कैरी कर लेता है, वैसे प्लांट्स के केस में जाइलम में जो वाटर कंडक्ट होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो वाटर अपने साथ साथ न्यूट्रिशन भी लेकर आते हैं सॉइल में से वो वाटर न्यूट्रिशन लेकर आते हैं और प्लांट को देते हुए ऊपर ट्रांसपोर्ट होके लीव्स में जाके वो वाटर, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर उड़ जाते हैं, ठीक है। बहुत लेस अमाउंट ऑफ वाटर which is absorbed over here is actually utilized for photosynthesis, students. Otherwise, majority of water is lost in the form of water vapor through transpiration. Through which window? याद करो, through stomata. Understood? That is transpiration, students. Next, coming to the next part of this chapter, that is excretion. Excretion, again, they have explained for both human beings as well as plants, but plants के लिए specifically
ऐसे स्पेसिफिक आई कैन नॉट से कि एक्सक्रीशन पर से प्लांट्स में प्रेजेंट है, नहीं. एक्सक्रीशन इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक इन प्लांट्स, बट वी हैव सर्टेन प्रोसीजर्स which we can segregate under excretion. Let us first see about human beings. So human beings में अगर मैं excretory system देखूं तो it is made up of two bean-shaped organ known as kidneys. किडनी से क्या निकलते हैं? किडनी से ये पाइप जैसी चीजें निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं यूरेटर. हर एक किडनी से एक यूरेटर निकलता है. हमारे पास 2 किडनीज होती हैं स्टूडेंट्स. यस, यू आर करेक्ट. आप एक किडनी पे भी जिंदा रह सकते हो, बट देन आपका लाइफ काफी लिमिटेड हो जाएगा. आपका खाना पीना काफी कंट्रोल रखना पड़ेगा. देयरफॉर ऐसा नहीं बोलना है कि मेरी एक किडनी वेस्ट है. दोनों किडनी जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए. जिंदगी काटना ही है तो एक किडनी पे भी काट सकते हो, पर जिंदगी एंजॉय करनी है तो दोनों किडनीज आर जरूरी. हेल्दी किडनीज आर इंपॉर्टेंट. सो वी शुड नॉट involve, and if we should motivate others also to not get involved in drinking, which can harm your kidneys a lot. So kidneys में यूरिन बनता है स्टूडेंट्स. यूरिन जो बनता है तो that urine is conducted through this pipe like thing which is known as ureter. This will conduct urine into this temporary bag like structure, sac like structure which is known as urinary bladder. urinary bladder में यूरिन स्टोर होता है temporarily, and यहाँ से then urine excrete out हो जाता है through urethra. Next part, very very important, extra knowledge for you. यूरेथ्रा के थ्रू स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स में यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन भी कैरी होता है एंड सीमेन दैट इज स्पर्म प्लस अदर लिक्विड्स भी कैरी होते हैं. देयरफॉर इन केस ऑफ ह्यूमन मेल वी कॉल यूरेथ्रा एज यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, वेयर यूरिन के अलावा सीमेन भी कैरी होता है. बट दैट इज नॉट द केस फॉर फीमेल्स इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. सो इन फीमेल्स इट जस्ट कैरीज द यूरिन. नेक्स्ट पार्ट में चलता हूं मैं. Now over here I've used this image. This image is not from your textbook students. आपके टेक्स्ट से नहीं है, but just एक information आपको देने के लिए. किडनी को वेरियस पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं. तो किडनी के अंदर कॉर्टेक्स जो बाहर का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, एंड जो अंदर का पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं रीनल मेडुला. रीनल मेडुला में पिरामिड शेप स्ट्रक्चर्स वी हैव वेयर नेफ्रॉन्स आर अरेंज्ड. हाउ? in this pattern. चेक करो, this is nephron students. नेफ्रॉन का मैं दूसरा भी डायग्राम आपको लेकर आके अलग अलग पार्ट्स भी डिफाइन करने वाला हूं, बट अभी के लिए ये समझ लो कि यहाँ पे नेफ्रॉन्स रहते हैं एंड नेफ्रॉन्स आर दी बेसिक यूनिट ऑफ योर किडनीज. इन्हीं के थ्रू यूरिन प्रोडक्शन होता है. यूरिन जब प्रोड्यूस हो जाएगा, दिस इज नेफ्रॉन. इफ आई हैव टू डिफाइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, सी यू कैन सी ओवर हियर, ये जो ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है ये नेफ्रॉन है स्टूडेंट्स. कैसे कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर है ना, एक्स्ट्रा कॉइल्ड आई शुड से. नेफ्रॉन के अराउंड आई कैन सी वेरियस ब्लड वेसल्स. रेड कलर में जो दिख रहे हैं वो सारे ब्लड वेसल्स हैं. ओके, नाउ नेफ्रॉन के एक पार्ट को डिफाइन कर लेते हैं. सबसे पहला ये पार्ट है कप शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज बोमेंस कैप्सूल. देन बोमेंस कैप्सूल के जस्ट नजदीक कौन सा स्ट्रक्चर है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर नोन एज प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. नेक्स्ट इज लूप ऑफ हेनले. अगेन बहुत डिटेल में आप पढ़ने वाले हो इस पूरे सिस्टम में, एक पूरा चैप्टर 11th स्टैंडर्ड साइंस में. देन यू हैव लूप ऑफ हेनले के बाद डिस्टल. प्रोक्सिमल मतलब क्या? नजदीक. डिस्टल मतलब क्या? दूर. डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. देन यू हैव कलेक्टिंग डक्ट एंड देन यूरिन फ्लोज थ्रू. नेक्स्ट इस ब्लड वेसल हो गया, मैं बोलता हूँ एफरेंट आर्टेरियोल. देन आई हैव ये पूरा कैपिलरी. मैंने आपको बोला था आर्टेरियोल फर्दर थिन हो जाता है, पतला हो जाता है टू गिव यू कैपिलरीज. देन कैपिलरीज वापस से और थोड़ा थिक होने लगते हैं टू गिव यू वेन्यूज. अभी यहाँ पे क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल. देन यू हैव कैपिलरी नेटवर्क जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है. जनरली कैसा होता है स्टूडेंट्स, इतना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर होता है कि बोमेंस कैप्सूल में बहुत सारी चीजें एक्सक्रीट हो जाती हैं, बट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट एक्सक्रीटेड आउट. अगर मैं आपको एक अंदाजा दूं, 180 लीटर्स पर डे ऑफ लिक्विड इज फॉर्म्ड ओवर हियर एट दिस पॉइंट वेयर माय लेजर इज प्रेजेंट. बट 180 लीटर्स एक्सक्रीट होता है क्या यूरिन पर डे स्टूडेंट्स? पर डे एक्सक्रीशन अडल्ट, एक नॉर्मल अडल्ट, एक हेल्दी अडल्ट पर डे 1 to 1.2 लीटर्स यूरिन एक्सक्रीट करता है. यहाँ पे कितना बनता है? 180 लीटर्स. दैट मीन्स सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये सारे ब्लड वेसल्स जो फिर से इन चीजों को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं. ये सारे प्रोसेस आप पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में. नेक्स्ट आई विल गो टू प्लांट स्टूडेंट्स. प्लांट में एक्सक्रीटरी सिस्टम एज आई सेड स्पेशली एक सेपरेट एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं है, बट देयर आर थिंग्स व्हिच कैन बी प्लेस्ड इन द एक्सक्रीशन. लाइक फॉर एग्जांपल ओवर हियर ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी ट्रीटेड एज एन excretory product of plant, which is very very important for human beings कि हम उसका बहुत अच्छा यूज करते हैं ऑक्सीजन का. It is totally unavoidable for us. Next, it also gets rid of CO2 as well as water through transpiration, जो अभी हमने डिस्कस किया. Next, there are various leaves जहां पे जब वो fall off होते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसे भी कंटेंट रहते हैं जो leaves के साथ ही lost हो जाते हैं. So that is a mode of excretion if you can consider that. And then we have plants excrete various materials
through into the soil, which is later on used by the other plants for their growth purpose. Okay, over here in this diagram they have denoted the same things which you can use for your study. And that's it students, that was a very short explanation of this chapter, where मैंने ये चैप्टर को पूरा रिव्यू किया, आपको शॉर्ट में सारे कंसेप्ट्स बताए हैं. If you can revise this chapter through this video and go through the chapter again with your actual textbook in your hand, and if that can prove helpful to you, I'll be very delighted. Do leave a comment for me if you have found this video very much helpful for you. Thank you very much. Do wait for my next video. Bye bye.